गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम भारत की भूगोल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का चैप्टर नंबर 14 पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड अर्बनाइजेशन के बारे में जानेंगे। जनसंख्या वितरण घनत्व एवं नगरीकरण। जनसंख्या को जब आप इसके परिभाषा का और देखिए, सिर्फ एक संख्या नहीं, एक इट इज नॉट अ मियर नंबर। जब हम भारत की दृष्टि में देखें, आज भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये देश की संपदा है, संपद है, ताकत है। किसी भी देश का विविध जो संसाधन उपलब्ध है देश में, प्राकृतिक कृषि खनिज संपदा है, उसके उपयोग, उसके सही मायना में इस्तेमाल और उसको व्यवहार करने के उपरांत ही राष्ट्र की शक्ति संचय होता है और शक्ति का आधार निर्माण होता है। राष्ट्र विकास में, आर्थिक सामाजिक विकास में इसके प्रभाव पड़ता है। जो जनसंख्या भूगोल, इतिहास, इकोनॉमिक्स, राजनीति शास्त्र का एक बहुत बड़ा अध्याय है। भूगोल में इसको विस्तृत रूप से जाना जाता है। एक अलग विषय के रूप में, मानव भूगोल के एक अलग विषय के रूप में इसको पढ़ा जाता है, डेमोग्राफी, पॉपुलेशन साइंस। कि आज जनसंख्या को वैज्ञानिक दृष्टि से इसके पठन पाठन और इसके ऊपर शोध हो रहा है। सर्वप्रथम हम ये जानेंगे जनसंख्या जनसंपद में क्या भेद है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड ह्यूमन कैपिटल। जनसंख्या के अंदर जब उसके कौशल विकास होता है, जो क्षमता का विस्तार विकास होता है, पठन पाठन, शिक्षा दीक्षा, ट्रेनिंग, कौशल विकास के तौर तरीके से जब वो प्रशिक्षित होता है, उसके व्यावहारिक ज्ञान में विकास होता है, उसके सोच समझ शोध कला में विकास होता है, ऐसी जनसंख्या को जनसंपद कहा जाता है। विश्व इतिहास में किसी भी देश का आर्थिक विकास को जब हम विश्लेषण करेंगे, देखेंगे, ऐसे भी देश है जिसके संपदा का दृष्टि में कमजोर है, बहुत ज्यादा प्राकृतिक संपदा उसमें नहीं है, उसके बावजूद भी सिर्फ मानव संपदा के ऊपर निर्भर करके मानव संपदा को देश विकास के एक नया आयाम स्थापित किया। उदाहरण के तौर पर हम जापान को देख सकते, उदाहरण के तौर पर हम चाइना को देख सकते। चाइना जी जो मिथ था, जो मिथक था कि किसी देश में ज्यादा जनसंख्या उसके लिए अभिशाप है, इस मिथक को तोड़ा, जनसंख्या को जनसंपद में परिवर्तन करके शिक्षा दीक्षा कौशल विकास के साथ साथ आज आपको पता है विदेशी व्यापार में चाइना का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। 40-42% चाइना का विदेशी व्यापार में भूमिका है। कैसे संभव हुआ? जो देश हमारा 2 साल बाद विदेशी शक्ति से बाहर आया, स्वाधीनता मिला, ऐसा क्या परिवर्तन आया जो हमसे आगे निकल गया? आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक विकास, जनसंपदा को निर्माण में, क्योंकि वो जनसंख्या का निर्माण 1956 से ही शुरू कर दिया। तो जितना भी यूरोपीय शक्ति है, आप देखोगे ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल प्रमुख रूप से है,
इस देशों का जो सामाजिक आर्थिक विकास हुआ है, जो उसमें चौतरफा विकास हुआ, इसके पीछे मानव संसाधन का संरक्षण की उत्कृष्ट भूमिका है। बाकी संपदा बेकार होता है। मानव संपदा बिना बाकी संपदा का व्यावहारिक कोई अर्थ नहीं होता है। भारत में इतने विशाल प्राकृतिक संपदा है, पहले भी था, और यहाँ पे भूखमरी था, भीषण गरीबी था, क्योंकि संपदा होते हुए संपदा का व्यवहार नहीं होगा, उसका यूटिलाइजेशन, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन नहीं होगा, संपदा को से हमें जो लाभ मिलना है वो लाभ से देश समाज वंचित रहता है। तो जन संपद ही ये प्रथम सारी का पूंजी है किसी देश का, उसके आर्थिक सामाजिक विकास और परिवर्तन लाने का। तो ये महत्वपूर्ण विषय है, आप लोग ध्यान से पढ़िए इस विषय को, जानिए। जनसंख्या के बहुत सारे डायनामिक्स होता है, आयाम होता है। उसमें से एक होता है जनघनत्व, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है ना? टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल लैंड एरिया। प्रति वर्ग मीटर में कितने लोग बसवास करते हैं, इस संख्या को डेंसिटी कहा जाता है। और जन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज द क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ पॉपुलेशन साइंस। क्योंकि पॉपुलेशन साइंस को हम सांख्यिक दृष्टि से और गुणात्मक और संख्यात्मक दोनों तरीके से हम एनालिसिस करता हूं। डेंसिटी पॉपुलेशन वन ऑफ देम क्वांटिटेटिव एनालिसिस के एक हिस्सा है। जब भारत की जनसंख्या देखेंगे, सेंसस देखेंगे, एक उदाहरण के तौर पे वो तो 1971 का जो सेंसस हुआ था, तो भारत के प्रति वर्ग किलोमीटर में 177 व्यक्ति रहते थे। और जो लास्ट सेंसस हम 2011 में हुआ, उसमें हमने देखा 382 प्रति वर्ग मीटर। तो इसमें परिवर्तन आया। इस परिवर्तन का सही है जी, जिस तरह के पॉपुलेशन का विस्फोट हुआ भारत में, बोलो तो 1971 से 1991 तक जो जन विस्फोट हुआ, पॉपुलेशन बॉम्ब के रूप में हम लोग पॉपुलेशन साइंस ने जिसको नामित किया, इसके कारण हमारी डेंसिटी में परिवर्तन आया। और ये डेंसिटी कोई स्थिर नहीं है, ये एवरेज डेंसिटी है। कोई जगह ज्यादा, कोई जगह कम है। वहां का सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक स्थिति के साथ भी बहुत बड़ा अवदान है। डेंसिटी को जो प्रभावित करने वाला कारक है, उस एरिया का वा उस राज्य का वा उस स्थान का जो आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक स्थिति क्या है, वहां के जीविका का क्या अवसर है ना। इस तरह का सब चीजों को साथ, सब चीजों को क्या होता है, उसका शांति, सिक्योरिटी, मतलब सेफ्टी, सिक्योरिटी, ये भी आपका कम्युनिटी फीलिंग, सांस्कृतिक भावना, रिलीजियस, धार्मिक भावना, बहुत सारे ऐसे कारक है जो किसी प्लेस का डेंसिटी को व जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। तो जैसे हम कम डेंसिटी वाले प्रदेश में देखते हो, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है ना, लद्दाख जो हमारा यूनियन टेरिटोरीज है, ऐसे बात नॉर्थ ईस्ट में जितना भी है, नागालैंड, मिजोरम, ओके, इसमें भी डेंसिटी हमें कम देखने को मिलता है। डिफिकल्ट टेरेन है, वहां पे लाइफ इतना आसान नहीं है, राजस्थान भी कम है। सिमिलरली एक हाई डेंसिटी वाले जो हमारा एरिया है, जिसको हम नॉर्थर्न प्लेन बोलते हो, जो हमारा एग्रीकल्चर हेवन के रूप में जाना जाता है, वहां पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी हमें देखने को मिलता है। और जो हमारा टायर 1, टायर 2 जो सिटीज है, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, इसमें भी व्यापक तरह डेंसिटी है। और 1000 से ऊपर 1200, 1300, 1500 स्क्वायर किलोमीटर में लोग रहते हैं। और ऐसे आप अरुणाचल में जो 6 से 8 और 6 to 8% पर स्क्वायर किलोमीटर, कभी जगह 10-12%, कोई 30-35%, ऐसे भी प्रदेश भी है। तो डेंसिटी कोई सम रूप से नहीं है। वहाँ का स्थानिक वातावरण, भौगोलिक, सामाजिक स्थिति, जब एम्प्लॉयमेंट का जो अवसर, सुजग, अपॉर्चुनिटी, जीवन जीने का जो भी सुविधाएं चाहिए होता है, बेसिक नीड्स होता है, वो सब, धार्मिक भावना, सांस्कृतिक परिवेश, ये सब एक प्रभावी कारक के रूप में जाना जाता है। दूसरे जो हमारा विषय था, जनसंख्या वितरण।
इसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। जैसे हम अभी जो डेंसिटी का कारक कारक के रूप में हम उल्लेख किया, कोई जगह कम डेंसिटी, कोई जगह ज्यादा डेंसिटी, कोई जगह मध्यम व मीडियम डेंसिटी, हाई लो मीडियम, स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया, ये सब बहुत सारे एक विभाजन है, आयाम है डेंसिटी को व डिस्ट्रीब्यूशन को देखने का। भारत में जो प्रदेश है, प्रदेश के जो संरचना है, वहाँ का भौगोलिक सामाजिक स्थिति है, वहाँ के आर्थिक विकास के जो प्रगति है व स्टेज है, स्थिति है, व औद्योगिक विकास है, वहाँ के राजनीतिक सामाजिक परिवेश है, धार्मिक ताना बाना है, ये सब कारक स्थानिक वितरण की महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जैसे हम देखा है, सिक्योरिटी का अभाव से, सुरक्षा का अभाव से जो हमारा जो इंटरनेशनल बॉर्डर स्टेट्स है, उस स्टेट में उस एरिया से लोगों को पलायन देखने को मिला है। कश्मीर से जो कश्मीरी पंडित था, लाखों कश्मीरी पंडित छोड़ के चले आए। पंजाब के जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, आए दिन गोलीबारी होता है, वहां पे लोग, राजस्थान में लोग रहने नहीं जाते, वहां पे स्पार्सली पॉपुलेटेड हो गया। तो सेफ्टी, सिक्योरिटी, सुरक्षा, जीवन की सुरक्षा, संपत्ति की सुरक्षा भी बहुत बड़ा भूमिका प्रदान करता है। डिस्टर्ब एरिया में लोग नहीं रहने पाते, क्योंकि मानव जो होता है ये शांति प्रिय लोग, मानव हमेशा शांति रखता है, चाहे भूख रोटी ना मिले और शांति से रहने का अधिकार व प्रेफरेंस ज्यादा देता है। इसलिए आप देखते हो इंटरनेशनल लेवल में भी है, अंतरराष्ट्रीय जहाँ पे जो युद्ध है ग्रसित जो एरिया है, वॉर डिस्टर्ब जो स्टेट्स है, वहां से लोग पलायन करते हैं, हजारों लोग पलायन करते हैं। कभी कभी ये भी न्यूज में देखने को मिला, पलायन के तरीके नाव डूबने से हजारों लोगों को डेथ भी हुआ है। तो भारत में जो जनसंख्या का क्षेत्रीय वितरण है, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, तब हम देखिए भारत के भौगोलिक दृष्टि से 6 भागों में बांटा गया है। उत्तरी, केंद्रीय, पूर्वी, उत्तर पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी। पूर्व क्षेत्र में बिहार, सिक्किम, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, अंडमान निकोबार का घनत्व तो सर्वाधिक है, 625 व्यक्ति प्रति स्क्वायर मीटर। सिमिलरली उत्तर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, इसके घनत्व सबसे कम अर्थात 176 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। केंद्रीय क्षेत्र में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है, जहां जनघनत्व 417 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर है। सॉरी। इसके पश्चात क्रमशः दक्षिणी क्षेत्र में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, लक्षद्वीप, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में, जिसमें 397 व्यक्ति है। पश्चिमी क्षेत्र गुजरात, दमन दीव, दादर नगर हवेली एवं महाराष्ट्र में 344 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। उत्तरी क्षेत्र जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान 267 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। ये जो हमने डेटा बोला है, ये आपका 2011 की जो जनसंख्या है उसके जनसांख्यिकी इसके ऊपर हमने बोला। जब हम देखेंगे वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में जो हमारा घनत्व, जन घनत्व का जो प्रतिशत है, वो केंद्रीय क्षेत्र में मतलब सेंट्रल प्रोविंस में 20.3% था, नॉर्दर्न रीजन में था 19.48%, ईस्टर्न रीजन में था 18.98% एंड वेस्टर्न रीजन में 17.18% एंड नॉर्थ ईस्ट एरिया में था 17% एंड साउदर्न था 12.58%। तो ऑन एन एवरेज हम देख रहे हो जो नॉर्दर्न स्टेट है, उत्तर पूर्व है, सेंट्रल केंद्रीय सेंट्रल एरियाज है, वहां पे ऑन एन एवरेज आपको 17 से 18% है। साउथ में हमें जो घनत्व है वो कम देखने को मिलता है, वहां पे तो फैमिली प्लानिंग व पॉपुलेशन के ऊपर कंट्रोल जो है, नियंत्रण ज्यादा रहा, इसलिए वहां पे बहुत ज्यादा इसके प्रभाव देखने को, जनविश्व का प्रभाव देखने को नहीं मिला। जब हम ऐसे भौगोलिक दृष्टि से देखें कि हमारे जो नॉर्दर्न प्लेन्स है
कुछ सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला एरिया माना जाता है, रीजन माना जाता है। इसके पीछे कारण है वहां का जो सुविधाएं है, जो कृषि आसन, मिट्टी इतना उर्वर है, नदियां से पानी, नदियां पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं, इसलिए साल भर पानी का उपलब्धता होता है। कृषि आसान जीविका रूप में उभर के आया लोगों को, और जीवन जीना आसान भी है, आसान तरीके से आदमी जीवन जी सकते हैं। जलवायु में बहुत ज्यादा हार्श भी नहीं है। ये सब जो हमें कारण है, ये सब कारण की वजह से ये जो हमारा उत्तरी मैदानी क्षेत्र है, जो अधिक जनघनत्व देखने को मिलता है। ये जनघनत्व कोई स्थिर नहीं है, जैसे हमने आपको बोला, जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ, जनसंख्या वितरण के साथ साथ इसके पीछे माइग्रेशन, प्रवास भी बहुत बड़ा कारण। तो जनघनत्व कोई जगह कम, कोई जगह जहां से प्रवास ज्यादा हो रहा है वो जनघनत्व कम हो जाता है। जैसे हमारा तो उत्तरी पूर्व क्षेत्र है, जो हमारा सेवन सिस्टर है, वहां से लोग माइग्रेट हो जाता है उच्च शिक्षा हेतु, जीविका के कारण से, वहां पे और चिकित्सा के कारण से, सुख सुविधा के कारण से, नौकरी पेशा के कारण से लोग वहां से माइग्रेट हो जाता है, जिसके कारण वहां के जो हमारा जनघनत्व है तेजी से घट रहे। जैसे गांव से हमने देखा प्रवास हो रहे, हमारा जो युवा वर्ग है, गांव के सीमित संभावना के चक्कर में वहां पे जीवन शैली निम्न स्तर का होने के कारण जो शहर में आने का एक प्रवणता देखने को मिल रहा है। हमारा युवा वर्ग शिक्षा का नाते, दीक्षा के नाते, और वो जो जीविका के नाते शहर में आता है, फिर शहर में बस जाता है, गांव नहीं जाता है, और वहाँ का जो जीवन शैली के अपनाने नहीं चाहते, वहां पे कोई विकास कार्य करने की उसके रुचि नहीं है। इसलिए हम देखता हूँ कई ऐसे राज्य है जहाँ पे गांव से युवा धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। वो गांव वृद्ध लोगों को, एजेड पॉपुलेशन ज्यादा है, युवा वर्ग कम है, ये देखने को मिल रहा है। एक रिसेंट स्टडीज में हम देख रहे को मिल रहा है, और हमारा एक विद्यार्थी भी इसके ऊपर शोध कर रहा है कि कैसे गांव धीरे धीरे युवा मुक्त हो रहे जा रहे हैं, सब माइग्रेट हो रहे जा रहे हैं। वहां का जमीन, वहां का संसाधन की सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, जो विकास के लिए अच्छा सिम्टम्स नहीं है, आर्थिक सामाजिक विकास के दृष्टि में अच्छा संकेत नहीं है। जनसंख्या घनत्व जैसे हमने बोला था, ये चेंजेबल है, वेरिएबल है, जो चेंज होते रहते हैं समय और कालखंड के साथ साथ। अब जैसे हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र देख ले, वहां पे बहुत एक समय था बुंदेलखंड एक अविकसित क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। वहां का युवा का पलायन हुआ है, हर जो युवा वहां से देश के अलग अलग प्रांत पे प्रदेश में चले गए, शिक्षा का नाम में, दीक्षा का नाम में, नौकरी पेशा का कारण पूरा पूरा फैमिली माइग्रेट हुआ। कि गर्मी के समय में भीषण जल संकट वहां होता है, क्लाइमेट भी बहुत ज्यादा सूदिंग नहीं है, अच्छा नहीं है। मगर देश के सरकार का जब उसके ऊपर नजर गया, देश सरकार ने उसके ऊपर कार्य योजना बनाना है, वहां पे विकास का चौतरफा अवस्थापन का निर्माण शुरू हुआ। आज बुंदेलखंड एक प्रोग्रेसिव प्रांत के रूप में जाना जा रहा है। फिर लोग वहां पे वापस आ रहे हैं, वहां का संभावना को देखते हुए, पानी का रिवर कनेक्टिविटी, रिवर लिंक थ्रू अलग अलग तरीके से वहां का जो ग्राउंड वाटर को दहन को सिस्टमेटिक वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है। वाटर रिचार्ज, जो अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए हमने काम कर रहा हूँ। तो हजारों जो एनजीओ है, और पीपीटी मॉडल में सरकार, प्रदेश के सरकार और देश के सरकार ने उस क्षेत्र के प्रति ध्यान दिया, इसके वजह से वहां पे विकास के नया आयाम निर्माण हो रहा है। लोगों में विश्वास आया कि नहीं, यहाँ पे भी संभावना है, ये विश्वास को लाना पड़ेगा, तभी इस तरह का जीवन में परिवर्तन आ सकता है। जनसंख्या जो विषम वितरण है, जैसे हमने बोला, कोई जगह बहुत ज्यादा जनसंख्या का है, कोई जगह कम है, ये जो विषम वितरण के एक बड़ा जो कारण है माइग्रेशन, प्रवास है। और प्रवास जब होगा, जिस जगह से चले जाएंगे, माइग्रेट होगा, वहां का साधन संसाधन के समुचित दहन नहीं होगा, वहां के आर्थिक समृद्धि नहीं आ सकते, सामाजिक आर्थिक जो
जो सिस्टम है, सांस्कृतिक जो वातावरण है, उसमें उसके विकास नहीं होगा, वो पिछड़ेपन का शिकार हो जाएगा, वो प्रदेश, वो क्षेत्र। जहां पे जाएंगे वहां का जनसंख्या का वृद्धि होगा, वहां का जो एग्जिस्टिंग साधन संसाधन है उसको ऊपर प्रेशर पड़ेंगे, स्ट्रेसेस होगा, पॉल्यूशन, कंजेशन, ट्रैफिक जाम, बेकारी, इंक्रीजिंग स्लैम्स, स्ट्रीट कवर्ड बाय द वेंडर्स। ये जो हमने समस्या हम देख रहा हूं, क्राइम्स, ये समस्या का एक बड़ा कारण है माइग्रेशन और जनसंख्या का असमान वितरण व विषम वितरण। जब विस्तृत रूप से हम जानेंगे ये जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाला फैक्टर अफेक्टिंग द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, हम पहले भी इसके बारे में उल्लेख किया है। ये पूरा कारण को जब हम एक संगठित रूप से देखें तब हम देखेंगे भौगोलिक कारण पहले सारी में आता है, मतलब वहां का जलवायु, वहां का जमीन का स्थिति, लैंड कैसे है, हाईलैंड है कि फ्लैट लैंड है, वहां का जो मिट्टी का क्या स्थिति है, उर्वर उपजाऊ मिट्टी का ऊषर मिट्टी, ये सब बहुत बड़ा कारण है। दूसरे आर्थिक इकोनॉमिक फैक्टर्स, इसमें वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन, रेट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, ट्रेड एंड कमर्शियल फैसिलिटीज, जिसके कारण नगरीय क्षेत्र में हमें जनसंख्या का ज्यादा देखने को मिलता है। नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस, ऑर्गेनाइज्ड मार्केट, फाइनेंशियल सिस्टम्स, ये बहुत बड़ा कारण है। स्कोप ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। नेक्स्ट, सामाजिक सुरक्षा, पीस एंड सिक्योरिटी, सामाजिक एंड सामरिक सुरक्षा, ये बहुत बड़ा कारण हो सकता है। सुरक्षित स्थान में मानव नहीं, हर एक जंतु जानवर रहने चाहता है, सुरक्षित स्थान ढूंढता है जहां पे उसके नींद में, उसके रहन सहन में, उसका संपदा में किसी तरह की कोई हानि ना हो। ऐसे सुरक्षित स्थान हर एक जीव चाहता है, मानव भी इससे व्यतिक्रम नहीं है। तो हर मानव एक सुरक्षित स्थान में रहने चाहता है जो सामाजिक सामरिक सुरक्षा मिले जहां पे। यही कारण मैंने जो पहले बताया थी, ये जो फ्रंटियर स्टेट होता है वहां पे जनसंख्या में कमी आ रहा है, जनघनत्व में कमी आ रहा है। यही कारण वहां से लोग पलायन कर रहा है, आए दिन गोलीबारी, बॉम्ब, ड्रोन गिरा रहे, घुसपैठी का, आतंकवादी का समस्याएं है, आतंकवादी घटनाएं होते रहते हैं। तो ये चैलेंजिंग स्टेट के रूप में, चैलेंजिंग एरिया के रूप में जानता है। लोग अपनी जीविका, अपने घर बार जमीन छोड़ के शांति का खोज में, सिक्योरिटी का, सुरक्षा का खोज में सब कुछ छोड़ के त्याग देके चले आते हैं। चौथा, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। जैसे हम जानते हैं मानव इज अ सोशल एनिमल है, ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल है, सामाजिक तरीके से एक साथ रहना पसंद करते हैं, कम्युनिटी फीलिंग उसके अंदर होता है। बाकी तो और भी बहुत सारे आर्टिफिशियल डिफरेंसेस है, वो सब उसके अंदर बहुत ज्यादा प्रभावी है। तो एक कम्युनिटी के लोग एक ही जगह में, एक धर्म में विश्वास करने वाला लोग एक ही जगह में रहना पसंद करता है। जात बिरादरी का भी एक में बहुत बड़ा प्रभाव है। तो एक जगह रहने, सांस्कृतिक, एक संस्कृति का ध्वजवाहक एक ही जगह में रहने चाहता है, ये भी एक धर्म 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 के मानने वाला, पालने वाला, विश्वास रखने वाला धार्मिक स्थानों में इकट्ठा रहता है, वहां रहना चाहता है, क्योंकि वो विश्वास है वहां पे भी उसका जीवन के अंत होगा, वो सीधा स्वर्ग में जाएंगे। ऐसे हमारा जो पुराना शहर है, धार्मिक स्थान है, स्थल है, उसमें बहुत ज्यादा जनसंख्या वृद्धि हमें देखने को मिल रहा है। तो ये था कुछ प्रमुख कारण है जनसंख्या वितरण के व जनघनत्व के। लास्ट बट नॉट लीस्ट कंसेप्ट होता है ये जनसंख्या का विकास, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ पॉपुलेशन।
ग्रोथ तो एक सांख्यिक दृष्टि से एक सांख्यिक कारक है। हम जनसंख्या का जो डेटा ले लेंगे 2001 से लेके 2011 तक और उसके और आगे 1921 से लेके 1951, 61, 71, 81, 91, 2001 ये जो हमारा सेंसस है, ये सेंसस डेटा ले लेंगे, हम देखेंगे कितने तेजी से जनसंख्या का वृद्धि भारत में हुआ है। सबसे ज्यादा विकास हमें देखेंगे 1971 से लेके 1991 के आसपास जितना भी हमारा जनसंख्या वृद्धि हुआ वो जस्ट डबल हो गया। जो मैंने पूर्व में था उससे जब डबल स्थिति आ गया, इसको जनविस्फोट के रूप में जाना जाता है डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन थ्योरी के अनुसार। और ये भारत के सामाजिक आर्थिक जो पिछड़ापन का है, ये जो संख्या बहुत बड़ा कारण है भारत के। आज जो भारत की जो समस्या है, इस समस्या का जो युवा पीढ़ी में जो नौकरी का समस्या, प्राकृतिक संसाधन का समस्या, जो भी हमारा सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में जो भी समस्या का हमें देखने को मिल रहा है, ये जनसंख्या एक्स्ट्रा जनसंख्या जो बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि हमने जो जनसंख्या पॉलिसी है, पॉपुलेशन पॉलिसी को सही तरीके से ना अपनाया ना लागू कर पाया, जिसके कारण अब जन विस्फोट की समस्या से हमें सम्मुखीन सिर्फ भारत नहीं पूरा विश्व में आप जन विस्फोट को देखने को मिला है। बेसिकली एशियन एंड अफ्रीकन जो कंट्रीज है, इसके बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है विश्व जनसंख्या वृद्धि में। विश्व जनसंख्या 7.8 बिलियन है, करीब 8 बिलियन होने जा रहे हैं। तो इस तरह का तेजी से जनसंख्या वृद्धि हो रहा है। मगर खुशी की बात ये है कि धीरे धीरे लोगों को मन में छोटा परिवार की जो कंसेप्ट है, उसकी सुविधाएं है, इसकी उपयोगिताएं है, इसको लोगों को समझ में आ रहा है। जो यंग पढ़े लिखे हमारा जो जनरेशन है, ये जनरेशन शिक्षित जनरेशन है, वो जनरेशन में एक परिवर्तन, एक मेंटल लेवल में मेंटल रेवोल्यूशन, सोच समझ में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। और मैनेजेबल एज अपने आप ही वृद्धि हो गया, क्योंकि वो सेटल होने के बाद शादी करने का निर्णय ले रहे हैं। इससे हमें एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है। और हमारा पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट है, एक 2.5 था, अब 1.8 का 1.9 के आसपास आ गया। ये तेजी से हमें देखने को मिल रहा है। तो इसमें परिणाम हमें आगे मिलेंगे। और इस साल 2026 में जनसंख्या का सेंसस हो रहे, और ये होने का बाद हमें जो रियल स्थिति क्या है भारत में, ये हमें जानने को मिलेगा। हो सकता है इसे इस साल का एंड तक हमें इसका डेटा सामने आ जाए। उसके बाद फिर हम लोग एनालिसिस करेंगे भारत में ये जो जनसंख्या वृद्धि हुआ किस तरह का हुआ, क्या उसमें पॉजिटिविटी है, क्या नेगेटिविटी है, इस तरह का हम चीजों को डिस्कस करेंगे। तो आज इसी यहाँ तक हम लोग समझ ले भारत में जनसंख्या का वृद्धि, विकास, उसके वितरण, घनत्व और उसके मिलने वाला जो प्रभाव है, इस प्रभाव को हम लोग सामाजिक आर्थिक दृष्टि में जो प्रभाव है, इस प्रभाव को हम आकलन किया। और फिर एक नया टॉपिक लेके हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड कोई संबंधित कोई टॉपिक लेके दोबारा आपके समक्ष आएंगे। और हम कोशिश करेंगे आपको एक यूजफुल इंफॉर्मेशन इस विषय के ऊपर आपको जानकारी मिले, जो आपको परीक्षा में, आने वाले प्रतियोगिता परीक्षा में आपको सहायक हो। थैंक यू स्टूडेंट।